गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने बाइनोमियल में देखा था कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हमें यह प्रूव करना हो कि वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि 6 की पावर n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, और हमने ये चीज प्रूव करी थी कि 6 की पावर n प्लस 4 5 से डिविजिबल था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। राइट डाउन द एग्जांपल। इफ n is a positive integer, if n is a positive integer, if n is a positive integer, if n is a positive integer, then show that 3 to the power 2n, 6 to the power 2n minus 35n minus 1. 6 to the power 2n minus 35n minus 1 is divisible by 1225. Is divisible by 1225. अब सबसे पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि हम 1225 का फैक्टर कहां से लेके आएंगे। तो एक बात आप नोट करें, वो बात क्या है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 6 की पावर 2n की बात कर रहा हूं, तो 6 की पावर 2n की बात करूंगा तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं? 36 की पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं 36 की पावर n। फिर क्या हम उसको लिख सकते हैं 36 की पावर n, क्या हम उसको लिख सकते हैं 35 प्लस 1 की पावर n, 35 प्लस 1 की पावर n। तो यहां से आप एक चीज नोट कीजिएगा कि 35 और यहां पे आ रहा है 1225। जरा हम 35 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। हम 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 17, 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9, 10. It will become 5 2 1 2 2 1 2 2 5। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 1225 जो है हमारा 1225 जो है वो किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। अगर इस पूरी इक्वेशन में हम 35 का स्क्वायर कॉमन निकाल पाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी डिजिट जो लिखी है, पूरा नंबर जो लिखा हुआ है 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस n माइनस 1, ये हमारा किससे डिविजिबल होगा? 1225 से डिविजिबल होगा। लेट्स डू द एक्सपेंशन ऑफ 35 प्लस 1 की पावर n दैट इज इक्वल टू 6 की पावर 2n दैट विल बी इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आएगा एक्सपेंशन में? बताइए। NC0, सबसे पहले NC0 आएगा, देन 35 की पावर n। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म में पावर n से स्टार्ट होती है, देन सेकंड टर्म में क्या होगी? 0, देन नेक्स्ट टर्म विल बी NC1, 35 की पावर n माइनस 1 एंड 1 टू द पावर 1। नेक्स्ट टर्म विल बी NC2, 35 टू द पावर n माइनस 2 1 स्क्वायर। हम बार बार 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं है। कितना भी पावर आ जाए 1 का, वो हमेशा कितना होगा? 1। तो लास्ट टर्म विल बी सेकेंड लास्ट टर्म विल बी NCn माइनस 1 35 प्लस NCn 35 की पावर 0। यहां पे आपने देखा कि आपकी 35 की पावर कहां से स्टार्ट हुई है? n से। तो n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, अप टू सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी? सेकेंड लास्ट टर्म में 35 एक बार आएगा, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा? 35 की पावर 0। लास्ट टर्म में यहां पे क्या होगा? आप देखिए NC0 से स्टार्ट हो रहा है, देन NC1, देन NC2, सेकेंड लास्ट में आ जाएगा आपका NCn माइनस 1 और लास्ट में कितना हो जाएगा? NCn। ठीक है, अब एक बात नोट कीजिए, यहां तक अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे 35 की कितनी पावर आ रही है? 1, और इससे जस्ट पहले 35 की पावर कितनी आ रही होगी? 2। तो आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक, इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक आपका 35 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 35 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको? 1225 के 35 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने सब में से 35 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अगर मैंने सब में से 35 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर जो भी बचेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। अंदर जो भी बचेगा मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? एक क्वांटिटी नाम दे दूंगा, दैट इज k। तो हमने 35 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। प्लस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा NCn माइनस 1 इंटू 35 प्लस, ध्यान से देखिए NCn, कल मैंने बताया था कि NCn की वैल्यू कितनी होती है 1, और NC0 की भी कितनी होती है 1, और 35 की 0 भी कितना होगा 1। तो यानी कुल मिला के क्या मिलेगा हमें
1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखिएगा 35 का स्क्वायर जो है, 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर हो जाएगा 6 की पावर 2n, दैट इज इक्वल टू 1225k प्लस, अच्छा एक बात बताइए, NCn-1, NCn-1 को मैं क्या लिख सकता हूं? NC1, NCn-1 को क्या लिख सकता हूं मैं? NC1। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCr इज इक्वल टू NCn-r, तो NCn-1 किसके बराबर होगा? NC1 के, और NC1 की वैल्यू कितनी होगी? n, तो n इंटू 35 प्लस 1, तो हमें कुल मिला के मिल गया 6 की पावर 2n, दैट विल बी इक्वल टू 1225k प्लस 35n प्लस 1। पर हमें तो क्या प्रूफ करके दिखाना? ये पूरी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये वाली पूरी क्वांटिटी आपकी डिविजिबल होनी चाहिए। तो दोनों तरफ -35n भी कर देते हैं और -1 भी कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं। 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1225k प्लस 35n प्लस 1 माइनस 35n माइनस 1। मैंने दोनों तरफ 35n और -1 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो आपको मिलेगा 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1225k। यानी आपने ये चीज प्रूव कर दिया कि 6 की पावर 2n माइनस 35n माइनस n, दैट विल बी डिविजिबल बाय 1225। ओके, तो दिस, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन। Here we have seen the division. Now we will see how to find the remainder. Now we will see how to find the remainder. How to find the remainder. Write down the first question. Your first question to find out the remainder is, write down the first question. What is the remainder? What is the remainder? What is the remainder when 9 की power n, when 9 की पावर n is divided by 9 की पावर n is divided by 8। अगर आप 9 की पावर n को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको बताना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। हमें 8 से डिवाइड करना है, तो हम लोग 9 की पावर n को कैसे ब्रेक करेंगे? 9 की पावर n को हम लोग ब्रेक करेंगे 8 प्लस 1 की पावर n, लिख सकते हैं इसको। और इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं कि क्या बनेगा? NC0 8 की पावर n प्लस NC1 8 की पावर n माइनस 1 प्लस अगला कितना होगा? NC2 8 की पावर n माइनस 2। सिमिलरली चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? NCn माइनस 1 इंटू 8 प्लस लास्ट में आएगा NCn। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, मैंने 9 की पावर n को लिखा 8 प्लस 1 की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू NC0 8 की पावर n। तो लास्ट में जाते जाते सेकंड लास्ट टर्म में आपके पास 8 एक बार आएगा और लास्ट टर्म में 8 की पावर 0 आएगा, उसको मैंने क्या लिख दिया? 1 आपके सामने। तो आप यहां से लेके यहां तक इस पूरी क्वांटिटी को देखिए, इस पूरी क्वांटिटी को देखिए, इस पूरी क्वांटिटी में सब में से क्या 8 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? 9 की पावर n दैट विल बी इक्वल टू 8। इस सारी क्वांटिटीज में मैंने, इन सारी क्वांटिटीज में मैंने क्या कॉमन निकाल लिया? 8 कॉमन निकाल लिया। तो 8 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर जो भी बचेगा मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने उसको क्या लिख दिया? k, 8 इंटू k प्लस आपका क्या बच रहा है लास्ट में? NCn, क्योंकि इसमें 8 कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। तो 9 की पावर n दैट विल बी इक्वल टू 8k प्लस, आप लोग जानते हैं कि NCn का वैल्यू कितना होता है? NCn का वैल्यू मैंने बताया था कि NCn विल बी इक्वल टू व्हाट? NC0 बाय द प्रॉपर्टी NCr इज इक्वल टू NCn माइनस r, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने ये भी बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर हैविंग द सेम वैल्यू। तो NC0 फर्स्ट में आता है और लास्ट में क्या आता है? NCn आता है। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, और इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 8k प्लस 1। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए कि 9 की पावर n आपका क्या आ रहा है? 8k प्लस 1, यानी टोटली 8 से डिवाइड हो जाएगा, पर वो रिमाइंडर आपको क्या देगा? 1। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1। ओके, नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रिमाइंडर वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
7 to the power 103, if 7 to the power 103 is divided by 25, then what is the remainder? तो आपको पता लगाना है कि 7 की पावर 103 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करना चाहेंगे 25 में। अब इसको 25 में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 7 इंटू 7 की पावर 102। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पावर्स को ब्रेक कर दिया। क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 7 इंटू 49 की पावर 51। 7 इंटू 49 की पावर 51। कैसे? मैंने 7 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 49, और यहां पे कितनी पावर आ जाएगी? 51। हमें 25 का फैक्टर नहीं मिल रहा, पर हमें 50 का फैक्टर तो मिल जाएगा। 50 का फैक्टर कैसे मिलेगा? 50 का फैक्टर हम लोगों को ऐसे मिलेगा, हम इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे 7 इंटू 50 माइनस 1 की पावर 51। लिख सकते हैं 50 माइनस 1 की पावर 51। 49 को हमने क्या लिख दिया? 49 को लिख दिया 50 माइनस 1। अब जहां जहां पे 50 आएगा वहां पे 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन कितना होगा? इसका एक्सपेंशन होगा, हम लोग सबसे पहले 7 को बाहर रखते हैं, अंदर हमारे पास क्या आएगा? अंदर हमारे पास आएगा 51C0। फर्स्ट टर्म हमारी 50 है, इसलिए उसकी पावर 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कल एक्सपेंशन करते हुए, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में बीच में नेगेटिव आता है, इसका मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, और इसकी सेकंड टर्म कितनी है? 1। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए 51C0, 50 के पावर 51 माइनस व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 51C1, 50 टू द पावर 50, नेक्स्ट टर्म विल बी 51C2, 50 टू द पावर व्हाट? 49। ऐसे सीरीज चलती जाएगी, माइनस लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा आपका माइनस। लास्ट में क्या आएगा आपका? माइनस। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे ऑड पावर है, और ऑड पावर होगी तो लास्ट टर्म में आपका क्या आएगा? माइनस। इट विल बिकम 51C51, और 50 की पावर क्या हो जाएगा? 0। 51C51। तो एक चीज नोट कीजिए आप, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म भी लिख देता हूं। सेकेंड लास्ट टर्म से समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी? प्लस आएगा, इट विल बी बिकम 51C50, और 50 की पावर कितना बचेगा? 1। ठीक है, समझते हैं आप इस बात को? 51C0 से फिर C1 फिर C2, लास्ट में 50 होगा, फिर 51। 50 की पावर कहां से स्टार्ट हुआ था? 51 से स्टार्ट हुआ था, देन 50, देन 49, देन लास्ट में क्या हो जाएगा? 50, और फिर 50 की पावर 0। हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद एक चीज नोटिस करेंगे आप, 7 इंटू, अभी जो पूरी क्वांटिटी आ रही है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो पूरी क्वांटिटी आ रही है, ये पूरी क्वांटिटी किससे डिविजिबल है? 25 से डिविजिबल है कि नहीं है? 25 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ, 25 से डिविजिबल है, क्योंकि यहां पे हर जगह पे आपका 50 का फैक्टर आ रहा है, और जब 50 का फैक्टर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 25 उसमें से कॉमन निकल ही सकता है। तो हम लोग देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको। 25K हम लोग क्या लिख देंगे? 25K। हम 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो भी वो 25K बनेगा, और 7 को लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। अब 51C51 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NCN is equal to NC0 and that is equal to 1। तो 51C51 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और उससे 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम -7। इट विल बिकम -7। तो फाइनली हम यहां पे पहुंच गए। अब यहां पे एक चीज देखिए कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस में। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर यहां पे? आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि रिमाइंडर कितना होगा? -7। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप क्वांटिटी को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब आपको रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए तो एक बात नोट करें, 25K -7, मैं क्या कर रहा हूं? दोनों तरफ 25 ऐड भी कर रहा हूं, 25 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। 25 ऐड भी कर रहा हूं, 25 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 25 कॉमन आएगा। अंदर कितना बचेगा? K -1। अंदर कितना बचेगा? K -1 प्लस 25 -7 कितना होता है? 25 -7 होता है आपका 18। तो आपको पूछा था कि रिमाइंडर कितना होगा, तो यहां पे बताएंगे आप कि रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 18 के बराबर। इसी क्वेश्चन में नहीं, और किसी क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि आपने उस फैक्टर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और मान लीजिए आपका रिमाइंडर आ रहा है नेगेटिव में, तो आपको जिस क्वांटिटी से डिवाइड करना था उस क्वांटिटी को आप ऐड भी करेंगे, उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, दैट इज योर व्हाट? रिमाइंडर। इस बात को ध्यान रखिए, वरना गलती हो जाती है बार बार। ठीक है, नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को। सवाल लिखिएगा आप, क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन is a positive integer, then prove that. If n is a positive integer, then prove that integral part of 7 plus 4 root 3 to the power n. 7 plus 4 root 3 to the power n. Integral part of 7 plus 4 root 3 to the power n is an odd number. इज एन ऑड नंबर। आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 plus 4 root 3 होल पावर n, है ना, इसका इंटीग्रल पार्ट कैसा आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। क्या इस क्वांटिटी को मैं i प्लस f लिख सकता हूं, स्मॉल f, i प्लस स्मॉल f लिख सकता हूं इस क्वांटिटी को मैं i प्लस स्मॉल f। कैसे लिखा मैं आपको बताता हूं, कैसे लिखा मैं आपको बताता हूं। सपोज करो n का वैल्यू 1 हो गया, सपोज करो n का वैल्यू 1 हो गया, तो 7 plus 4 root 3 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको कुछ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और डेसिमल, जैसे कि मान लीजिए आपको मिला समथिंग 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग क्या है, आप 14.50 मिला, मान लीजिए 14.50 मिला, तो 14 उसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और 0.50 उसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। मान लीजिए आपने पावर 2 लगा दी, पावर 2 लगाने के बाद आपको मिलेगा 7 plus 4 root 3 का होल स्क्वायर। तो 7 plus 4 root 3 के होल स्क्वायर को भी आप एक्सपेंड करेंगे तो मान लीजिए आपको कुछ मिला 99.67। अब 99.67 में 99 तो क्या होगा, आपका इंटीग्रल पार्ट होगा, और 0.67 क्या होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली हम इस बात को समझ चुके हैं कि 7 plus 4 root 3 की होल पावर एन आप जब भी करेंगे, 7 plus 4 root 3 की होल पावर एन जब भी करेंगे और जब भी एक्सपेंशन करके टोटल आंसर निकालेंगे तो वहां पे उसके आंसर का कुछ इंटीग्रल पार्ट भी आएगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा। वो अकेला इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। आगे बात समझ में, तो हमने इसको लिखा i प्लस एफ। जरा हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होगा। इसका एक्सपेंशन होगा, ध्यान से देखिएगा, nc0 7 की पावर n 4 root 3 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी nc1 7 की पावर n माइनस 1, 7 की पावर n माइनस 1, इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं हम लोग, है ना, 7 की पावर n माइनस 1 4 root 3 की पावर 1, नेक्स्ट विल बी nc2 7 की पावर n माइनस 2 एंड 4 root 3 का होल स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा आपके पास, ncn 4 root 3 की पावर n। आप यहां तक पहुंच गए, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करने पे आपको मिला 0 1 2 अप टू n। 7 की पावर कहां से स्टार्ट होगी, n से, क्योंकि 7 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो 7 की पावर n के बाद 7 की पावर n माइनस 1, देन 7 की पावर n माइनस 2, लास्ट में 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। और 4 root 3 की पावर कहां से स्टार्ट हुई थी, 4 root 3 की पावर 0 से स्टार्ट हुई थी, देन 1 देन 2 और लास्ट में जाते जाते कहां तक पहुंच जाएगा, 4 root 3 की पावर n तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको प्रूव करके दिखाना कि इसका इंटीग्रल पार्ट ये एक ऑड नंबर आना चाहिए, ये एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सेकंड स्टेप क्या फॉलो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आईडी में पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो आप ये याद रखिए कि मैंने इसको लिखा i प्लस एफ। अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको लिखना है 7 minus 4 root 3 की पावर n, 7 minus 4 root 3 की पावर n। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए, आप या तो 7 minus 4 root 3 की पावर n लिखेंगे या फिर 4 root 3 minus 7, मैं ये भी लिख सकता हूं 4 root 3 की माइनस 7 की पावर n। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना, मैं आपको एक चीज बताता हूं कैसे लिखेंगे, किसको लिखा जाएगा वो बात सुनिए। 7 minus 4 root 3, अगर 7 minus 4 root 3 को आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन डेसिमल, इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन डेसिमल, क्योंकि रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7 होता है, और 7 में से आप 4 into 1.7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा यानी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पर यहां पे अगर आप उल्टा कर देंगे
4√3 में से अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और नेगेटिव की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो वो आपको नहीं करना। आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको केवल अंदर पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन करनी है, चाहे आप वो 4√3 माइनस 7 करके करें या 7 माइनस 4√3 करके करें। तो हमने देखा कि 7 माइनस 4√3 एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूं, इसको मैं लिखने जा रहा हूं कैपिटल एफ, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, कैपिटल एफ। अब मैंने इसको कैपिटल एफ क्यों लिखा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 7 में से 4√3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप 7 में से 4√3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट का कोई वैल्यू मिलेगा, पॉइंट का कोई वैल्यू मिलेगा। अगर वो पॉइंट का कोई वैल्यू मिल रहा है आपको, उसकी पावर करेंगे n, 1 2 3 4 पावर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा, आपको एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा। और डेसिमल वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और डेसिमल वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसलिए मैंने उसको एक नया फ्रैक्शनल पार्ट नाम दे दिया कैपिटल एफ। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने इसको i प्लस एफ लिखा था, और इस वाले में इसको मैंने क्या लिखा था, कैपिटल एफ। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, NC0 7 की पावर n 4√3 की पावर 0। यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब बीच में माइनस का साइन आता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। नेक्स्ट थिंग विल बी NC1 7 की पावर n माइनस 1 4√3 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी NC2 7 की पावर n माइनस 2 4√3 का स्क्वायर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में मुझे पता नहीं है क्या आएगा, NCN 4√3 की पावर n लिख दे रहा हूं मैं सिंपल सा, क्योंकि प्लस आएगा या माइनस आएगा मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे या दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वो भी किसी ना किसी बात पे डिपेंड करता है। वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आप जब इन दोनों को ऐड करने वाले हैं तो आपके इर्रेशनल पार्ट्स कैंसिल होने चाहिए। इर्रेशनल मतलब आपको इंटीजर पार्ट प्रूव करके दिखाना है कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो आपके इर्रेशनल पार्ट कैंसिल होने चाहिए। अब जैसे कि मान लो मैम, जैसे कि मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। जैसे ये दोनों पार्ट आपस में ऐड होंगे तो 4√3 की पावर 1, 4√3 की पावर 1, तो 4√3 एक इर्रेशनल वैल्यू मिल रहा है। तो आपको इस तरह से काम करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको इर्रेशनल वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। अगर यहां पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने में हमें इर्रेशनल वैल्यू मिल रही थी। अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आप देखिए यहाँ पे 4√3 आ रहा था और यहाँ पे 4√3 आ रहा था, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी इर्रेशनल टर्म हट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर आ रहा था, और आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 4√3 का स्क्वायर जो होगा वो इर्रेशनल वैल्यू नहीं देगा, आपको एक रैशनल वैल्यू देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पे ऐड करना बिल्कुल सही रहा। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आपको मिल जाएगा i प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F। यहां से देखिए i प्लस f प्लस कैपिटल F, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, दैट विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिए, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस इंटीजर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी ट्वाइस ऑफ इंटीजर, ऐसे चलता जाएगा। तो हर टर्म दो बार ऐड होती जाएगी, तो उसको क्या मैं बोल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ इंटीजर, ट्वाइस ऑफ इंटीजर, ट्वाइस ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ इंटीजर को मैं क्या भी बोल सकता हूं, इवन इंटीजर। आप किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, इवन इंटीजर। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 6, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 10, या फिर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4। यानी मैं बोल सकता हूं कि i प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ वो किसके बराबर होगा, इवन इंटीजर के बराबर, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू आपके यहां पे हर दो बार आ रही है, दो बार आ रही है, तो मैंने उसको ट्वाइस ऑफ इंटीजर लिख दिया। तो मैं लिख सकता हूं यहां से i प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इवन इंटीजर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इवन इंटीजर। अब ध्यान से सुनिए, आपको प्रूव करके दिखाना है कि i क्या होना चाहिए, i एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, पर यहां से i प्लस f प्लस कैपिटल F का वैल्यू कितना आ रहा है, इवन इंटीजर। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए, क्या मैं बोल सकता हूं आपका कैपिटल F, क्या मैं बोल सकता हूं आपका स्मॉल f, स्मॉल f कहां से कहां तक होगा, आपका स्मॉल f होगा 0 से 1 के बीच में। क्यों होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 जाएगी, स्मॉल f
यहां पे देखिए स्मॉल एफ को मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, और कैपिटल एफ भी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि स्मॉल एफ भी 0 से 1 के बीच में होगा और कैपिटल एफ भी क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इस तरफ क्या मिलेगा आपको 0, इस तरफ मिलेगा स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ, और इस तरफ क्या मिलेगा 2। यानी आपने एक चीज पता लगा ली कि स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ का रेंज कितना होगा, 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। आप यहां पे आइए, यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे f प्लस कैपिटल F दैट विल बी इक्वल टू इवन इंटीजर माइनस i। इस i को मैंने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो f प्लस एफ दैट इज इक्वल टू इवन इंटीजर माइनस i। अब आपको i पता नहीं है कि i ऑड है या इवन है, तो इवन इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। एक क्या मिलेगा, इंटीजर। तो आप समझ गए कि f प्लस एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक इंटीजर के बराबर होगा। f प्लस एफ का वैल्यू कितना होगा, एक इंटीजर। और एक बात बताइए कि अगर f प्लस एफ 0 से 2 के बीच में जा रहा है, अगर f प्लस एफ आपका 0 से 2 के बीच में जा रहा है, तो 0 से 2 के बीच में आपको f प्लस एफ का एक इंटीजर वैल्यू लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में f प्लस एफ का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1। f प्लस एफ का वैल्यू कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि f प्लस एफ कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 के बीच में जा रहा है, और f प्लस एफ 0 से 2 के बीच में जा रहा है। है कि 0 से 2 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1। क्योंकि यहां से हमने कंडीशन डिराइव की है कि स्मॉल f प्लस कैपिटल F क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो आपको मिल गया वहां से f प्लस एफ किसके बराबर होगा, 1। अगर f प्लस एफ का आप 1 आ गया तो यहां पे देखिए f प्लस एफ आपका 1 आ गया, तो क्या मैं यहां पे f प्लस एफ की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1। तो आपको क्या मिलेगा, i प्लस f प्लस एफ की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 1, दैट इज इक्वल टू इवन इंटीजर। आपने यहां पे क्या किया, f प्लस एफ की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो आपको मिलेगा i प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू आपका आ जाएगा इवन इंटीजर माइनस 1। i का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर माइनस 1। और हम लोग समझ सकते हैं कि इवन इंटीजर में से अगर आप मान लीजिए आपका इवन इंटीजर है 4, अगर आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, दैट इज ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर 10 है मान लीजिए, 10 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। यानी जितने भी इवन इंटीजर्स है आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हमेशा कैसा इंटीजर मिलेगा, ऑड इंटीजर। तो यही आपका काम था, यही आपको प्रूव करना था कि किसी भी 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n को आपने i प्लस एफ लिखा, और वहां से आपने ये चीज प्रूव करके दिखा दी कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, एक ऑड इंटीजर आएगा। कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे थे, आपने उसको i प्लस एफ लिखा था, क्योंकि उसमें इंटीग्रल पार्ट भी मिलेगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी मिलेगा, इसलिए हमने उसको i प्लस एफ लिखा था, एक्सपेंशन किया। फिर आप यहां पे 7 माइनस 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं और 4 रूट 3 माइनस 7 भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि अंदर कौन सी क्वांटिटी बननी चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी बननी चाहिए। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं बन रही तो आप इंटरचेंज करके लिखिए और उसको कैसे ना कैसे आप पॉजिटिव लिखिए। और ऑब्वियस ही बात है वो किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर, क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर लिखा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इर्रेशनल टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। यहां पे 4 रूट 3 था, यहां पे 4 रूट 3, अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जा रही थी, ऐड हो जा रही थी। पर ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए, उसके लिए हम दोनों को क्या करा, ऐड किया। आपको मिला i प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल S इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीजर, और ट्वाइस ऑफ इंटीजर हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर के बराबर होगा। और यहां से आपने देखा कि i प्लस f इज इक्वल टू इवन इंटीजर, तो i उधर जाएगा तो इवन इंटीजर माइनस i कितना हो जाएगा, इंटीजर। तो f प्लस एफ क्या होना चाहिए, एक इंटीजर। और आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में। कैपिटल फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 के बीच में। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि f प्लस एफ का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 के बीच में। और f प्लस एक्स अगर 0 से 2 के बीच में जा रहा है, और वो क्या होना चाहिए, f प्लस एफ क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि f प्लस एफ 0 से 2 के बीच में वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि f प्लस एफ का आपका क्या चाहिए था, इंटीजर वैल्यू चाहिए था। तो f प्लस एफ की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1, तो आपने 1 पुट किया। i प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इवन इंटीजर। और आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इवन इंटीजर में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा कभी भी तो वो किसके बराबर मिलेगा, हमेशा मुझे ऑड इंटीजर के बराबर मिलेगा। नोट इट डाउन। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट।
सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते क्या है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू कहां तक जाते हैं NCN। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है वो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जो प्रॉपर्टी क्या फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैं बात करूं NC0 की तो NCN के बराबर होता था, और NC1 बराबर होता है NCN-1 के, और NC2 बराबर होता था NCN-2 के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में। तो यहां पे हम निकालेंगे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, वैसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो भी हमें रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने से पहले हम लोग एक एक्सपेंशन देखेंगे। जो कि होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। हम एक एक्सपेंशन देखेंगे जो कि किसका एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है 1 और सेकंड टर्म क्या लिखी हुई है x। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर कहां से स्टार्ट होती है, n से, और सेकंड टर्म की पावर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। यानी 1 जो है 1 की पावर कहां से स्टार्ट होगी, n से, और x की पावर स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। x की पावर 0 से स्टार्ट होगी, देन x स्क्वायर, देन x क्यूब, देन x की पावर 4, और लास्ट टर्म जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, x की पावर n आएगी। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगा, NC0 और x की पावर 0। x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, और 1 की पावर n भी कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, NC1। अब NC1 मिल रहा है तो 1 की पावर कितना मिलता है, n-1। मैं यहाँ पे हर टर्म में 1 को नहीं लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। तो वो हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी, x। x क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 था, अगला होगा हमारा x। नेक्स्ट वन विल बी NC2 into x square, then NC3 into x cube plus dot 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 up to NCN x की पावर n। हमने एक्सपेंशन लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n। इस एक्सपेंशन को आप हमेशा याद रखेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब अप टू NCN x की पावर n। एक बात ध्यान रखें, कभी कभी आपको सवालों में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब अप टू CN x की पावर n। तो ये C0 का मतलब क्या होगा, यहां पे पावर कितनी n, तो ये बात आपको अंडरस्टूड माननी पड़ेगी कि ये क्या होगा, NC0, ये कितना होगा NC1, ये कितना होगा NC2, ये कितना होगा NC3। तो यहां पे n नहीं लिखा हुआ है, पर आप ये मान के चलेंगे वो क्या लिखा हुआ है, n, क्योंकि यहां पे हम लोग किसका एक्सपेंशन देख रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो इट विल बिकम C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू CN x की पावर n तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। कहां पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं हम लोग। 1 प्लस 1 की पावर n दैट विल बी इक्वल टू C0 प्लस C1। x की जगह में 1 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, 1। x स्क्वायर की जगह भी 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 क्यूब इज 1, एंड 1 टू द पावर n इज ऑल्सो 1। तो इट विल बिकम C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अब 2 कहां तक जाएगा, Cn तक जाएगा। क्या मैं उसको 2 की पावर n लिख सकता हूं, यस वी कैन राइट इट लाइक 2 की पावर n, बिकॉज 1 प्लस 1 इज व्हाट, 2। तो इट विल बिकम 2 की पावर n। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में आप एक चीज देख सकते हैं कि ये सारा क्या है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। किसका सम है ये, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, स्टार्टिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 एंड एंडिंग एट r इज इक्वल टू n। आपको पता है नीचे क्या आता है r, तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहां तक जा रही है, n तक। तो इस फॉर्म में इसको मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं सिग्मा मतलब आप समझते हैं, सिग्मा मतलब क्या होता है हमारा, समेशन। तो सिग्मा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n, and I am writing NCR that will be equal to 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद रखेंगे, जैसे कि मैंने r का वैल्यू 0 पुट किया तो आपको मिलेगा NC0। सिग्मा का साइन है, अगला वैल्यू आपका r का कितना होगा, 1, देन r का वैल्यू कितना होगा, 2, तो NC2 प्लस NC3 प्लस NC4, लास्ट में आप r की जगह क्या पुट करेंगे, n, तो इट विल बिकम NCN एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, पुट
x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। जैसे ही आपने x की जगह पे -1 पुट किया, कहां पे पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपने x की जगह पे -1 पुट किया, तो इट विल बिकम -1 C0 - C1 प्लस C2 - C3, है ना? अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हम लोग देखते हैं 1 - 1 की पावर n। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ था, x की जगह हमने -1 पुट किया, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो 1 - 1 की पावर n, देन इट विल बिकम C0 - C1 प्लस C2 - C3 अप टू लास्ट में हमें जो भी मिलेगा, हमें पता नहीं है उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो हम एक काम करते हैं, -1 की पावर r लिख देते हैं Cn, -1 की पावर n Cn हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि n ऑड है या n इवन है। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे आपको क्या मिल गया? 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखना चाहें तो इट विल बिकम r इज इक्वल टू 0 से लेके n -1 की पावर r NCR, that will be equal to 0, that will be equal to 0। This is our second equation। आपने x की जगह पे -1 पुट किया और आपने देखा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो थे वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में आए, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 0। जैसे कि मैं r को 0 पुट करता हूं, तो -1 की पावर 0 कितना होगा? 1, एंड इट विल बिकम NC0, फर्स्ट टर्म। देन व्हाट इज द साइन? सिग्मा। सिग्मा मतलब एडिशन में आएगा, पर r को आप 0 के बाद क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा? -1, एंड इट विल बिकम NC1, तो -NC1 प्लस NC2 - NC3, इस तरह से चलता जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। आगे बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 हम पहले नाम दे चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। हम क्या कर रहे हैं? 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा कि C1 से C1 कैंसिल होगा, C3 से C3 कैंसिल होगा, यानी हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स। देख लेते हैं, C1 से C1 कैंसिल हो रहा है और C3 से C3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। दैट इज इक्वल टू, यहां पे कितना था? 0। वहां पे 0 था और यहां पे क्या था? 2 की पावर n। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर n प्लस 0, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो क्या हम लिख सकते हैं C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू डॉट डॉट डॉट, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये 2 कहां चला जाएगा? 2 नीचे चला जाएगा, और 2 की पावर n अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला स्टेप होगा सब्सट्रैक्ट सेकेंड एंड थर्ड। आप जैसे ही सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब दिस माइनस दिस, सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस बार कौन से कैंसिल होगा? C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, C4 से C4 कैंसिल हो जाएगा। इस बार ऑड कोफिशिएंट्स आएंगे। ये क्या थे? इवन कोफिशिएंट्स थे, तो ऑड कोफिशिएंट्स आएंगे तो उनका सम भी कितना आएगा? C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट डॉट, उसका सम भी हमारा किसके बराबर आएगा? 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि उनका सम किसके बराबर होगा? 2 की पावर n। और सारे कोफिशिएंट यहां पे कितनी बार आ रहे होंगे? 2 बार आ रहे होंगे। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। मैंने यहां पे आपको टोटल 4 रिजल्ट्स बताए, इन चारों रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या था कि जब भी r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इसका सम निकालना हो अप टू कहां तक? ये बात ध्यान रखिएगा कि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। और अगर r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है तभी आंसर कितना मिल रहा है हमें? 2 की पावर n, ठीक है। यहां पे आप लोग देखेंगे कि C0 माइनस C1 0 से स्टार्ट हो रहा है यार, और कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, और बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0। यहां पे देखेंगे तो सम ऑफ ऑड इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका वैल्यू भी कितना आ रहा है? 2 की पावर n माइनस 1, और ऑड वाले का भी कितना आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। तो इन चारों रिजल्ट्स को आप लोग याद रखेंगे, नोट कीजिए। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके सामने
कि अगर मुझसे वैल्यू पूछी जाए 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 अप टू ये एक्सप्रेशन चलता जा रहा है 7C7, ये आपका पहला क्वेश्चन है। योर सेकेंड क्वेश्चन विल बी 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 अप टू ये हमारा जा रहा है 10C10 तक। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए और मैं पूछ रहा हूं इन दोनों क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है कि इन सबका सम कितना आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करेंगे, ये सम ऑफ क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि यहां पे आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां तक जा रहा है, n तक। तो 0 से लेके n तक जा रहा है, क्योंकि आप यहां पे समझ सकते हैं कि n का वैल्यू कितना होगा, 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहां तक जाता है, NCn तक। तो हमारे लिए यहां पे n का वैल्यू कितना होगा, 7। तो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 अप टू ये कहां तक जाएगा, 7C7 तक। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर n। n क्या होता है, n क्या होता है, उस एक्सप्रेशन का पावर इंडेक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n मतलब 2 की पावर क्या होगा, 7। तो ये हमारा काम बहुत आसान हो गया। हम लोग क्या दिया, डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया। या फिर हम क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं, 7C0 का वैल्यू अब कितना होता है, 1, 7C1 का कितना होता है, 7, 7C2 मैंने आपको कैलकुलेट करने बताया, सबको ऐड करते, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बट इट इज कैलकुलेबल। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे केवल 7 ही पावर थी। अगर मान लीजिए 30 पावर होगी तो आप 30 कोफिशिएंट का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया है। आ गई बात समझ में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि 7C0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इस बात को मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आपका 0 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक जाना चाहिए, तो वो जा रहा है और वो 2 की पावर n के बराबर होता है, तो इट विल बी 2 की पावर 7। अच्छा, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, r का वैल्यू यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, और r का वैल्यू अगर यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज हमने जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट देखा था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और कहां तक गया था, n तक। तो ये ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है पर कहां तक जा रहा है, 10 तक। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म क्या मिसिंग है, उसको हम लिख लेते हैं 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अब टू हम कहां तक जाएंगे, 10C10 तक। अब उस चीज को मैंने ऐड किया तो उस चीज को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में 10C0 को ऐड भी किया और 10C0 को सब्ट्रैक्ट भी किया है। अगर 10C0 को ऐड करूंगा और 10C0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी बैलेंस्ड इक्वेशन। हम इस चीज को देखते हैं, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे n का वैल्यू कितना होगा, 10। तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अब टू ये कहां तक जाएगा, 10C10 तक। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 10। तो ये अंडरस्टूड है, ये हमें दिख रहा है, माइनस 10C0। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि NC0 का वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, NCn के बराबर आता है, और NCn और NC0 इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, और वो वैल्यू किसके बराबर होता है, 1। तो आंसर विल बी 2 की पावर 10 माइनस 1। तो इस चीज को हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, कि अगर हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से लेके कहां तक जाते हैं, n तक जाते हैं, तो इतनी चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, इट विल बी 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 ऊपर मत कीजिएगा, नीचे 2 की पावर n माइनस 1। तो इट विल बी योर आंसर। लेट अस डू one more question. Your question is, if 1 plus x to the power n, that will be equal to NC0 plus NC1x plus NC2 x square up to NCn x की पावर n। आपको मैं बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब अप टू NCn x की पावर n। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इसके बराबर होता है, then find the value of आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, NC0 प्लस NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 ये जाएगा NCn 5 की पावर n के बराबर। आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर अप टू NCn x की पावर n। आपको इसका वैल्यू निकालना है।
तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान से एक बात समझ सकते हैं, सॉल्यूशन एक बात ध्यान से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहां पे NC 0 आ रहा है, यहां पे भी NC 0 आ रहा है, यहां पे x आ रहा है, पर यहां पे x की जगह कितना आ रहा है 5, यहां पे आपका x स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह क्या आ रहा है 5 स्क्वायर। इसमें नेक्स्ट टर्म में आपके पास क्या आता है x क्यूब आता है, यहां पे क्या आ रहा है 5 क्यूब, और यहां पे आप देखेंगे x की जगह पे कितना आ रहा है 5। तो आप एक चीज नोटिस करें कि हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, और कोरिलेट करने पे आपने देखा कि ये दोनों चीजें आपस में क्या है सेम है, ये दोनों चीजें आपस में सेम है। अगर मैं इस इक्वेशन में इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n जो मुझे दिया हुआ है, दैट इज NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर 3 अप टू NCn x की पावर n, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x की जगह 5 पुट करता हूं तो मुझे जो रिजल्टेंट है, जो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा। हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 आपको दोनों जगह पुट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो 6 की पावर n, 6 की पावर n दैट विल बी इक्वल टू NC0 प्लस NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 स्क्वायर, अब तो लास्ट में क्या आ जाएगा NCn 5 की पावर n। तो आपको जो आंसर चाहिए था वो आपको मिल गया, एंड इट विल बी इक्वल टू 6 की पावर n। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे, नोट कीजिए। अभी भी हमारा टॉपिक जो है वो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन इंपॉर्टेंट बातों को आपको याद रखना है, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को जो मैं आपके सामने डिराइव करने वाला हूं, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। वो सिग्मा के रिजल्ट्स हैं, और मैं सिग्मा के सारे रिजल्ट्स आपके सामने लिखने वाला हूं, उनको आप याद रखेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहला रिजल्ट जो लिखने वाला हूं, सबसे पहला रिजल्ट जो मुझे प्रूव करना है, दैट इज r इज इक्वल टू 0 से लेके n r इंटू NCr। प्रूफ नहीं करना, मैं एक तरह से आपको बता रहा हूं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, इसको याद रखिए तो ज्यादा बेटर होगा, आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n इंटू NC r इंटू NCr, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पे r को 0 पुट करूंगा तो मुझे ये 0 मिलेगा, r को 1 पुट करूंगा तो 1 इंटू NC1, 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू NC2, 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू NC3, इस तरह से मिलता जाएगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग r को हटाते हैं। अब r हमारा सिग्मा से बाहर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे r वेरिएबल है, और r वेरिएबल है, इसका मतलब r को हम बाहर नहीं ले जा सकते। हम एक काम करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर पढ़ी थी, और प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप एनसीआर को ऐसे लिख सकते हैं, एन अपॉन आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। आप याद कीजिए इस चीज को, याद कीजिए आप चीज को। मैंने एक प्रॉपर्टी का प्रूफ बताया था कि एनसीआर को आप लिख सकते हैं एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमने इसको ऐसे लिख दिया। और यहां पे एक चीज नोटिस करिए, आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आर से आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास क्या बचा? एन, और एन हमारा वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वो सिग्मा से बाहर आ सकता है। तो इट विल बिकम एन इंटू सिग्मा, आर का वैल्यू और कहां तक जाएगा? एन तक। हमारे पास क्या बच रहा है? एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। हमारे पास क्या बच रहा है अंदर? एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। आप देख रहे होंगे मैंने आर का वैल्यू यहां पे नहीं लगाया है। आर का वैल्यू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर मैं आर का वैल्यू अब 0 लेऊंगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इफ आई एम टेकिंग आर इज इक्वल टू 0, देन अगर मैं आर को 0 पुट करता हूं तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1। और मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि नंबर ऑफ सेलेक्टेड थिंग्स कांट बी नेगेटिव। आर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एनसीआर में इस जगह पे कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट करूंगा? 1 से। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, आर का वैल्यू मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 1 से। ओके, तो इट विल बिकम एन इंटू अब मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले आर का वैल्यू पुट कर रहा हूं और सिग्मा अप्लाई कर रहा हूं। आर का वैल्यू सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा? 1, देन 2, देन 3, देन 4, अप टू कहां तक जाऊंगा? एन तक। आई एम अप्लाइंग सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा? सबका एडिशन होगा। तो सबका एडिशन होगा तो देख लेते हैं हम लोगों को क्या मिल रहा है। एन माइनस 1
C0, R को मैंने क्या पुट किया 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, सबसे पहली टर्म होगी. नेक्स्ट टर्म विल बी n माइनस 1 C1, नेक्स्ट टर्म विल बी n माइनस 1 C2, नेक्स्ट टर्म विल बी n माइनस 1 C3 एंड द लास्ट टर्म विल बी n माइनस 1 C n माइनस 1. सही बात है, n माइनस 1 C n माइनस 1, क्योंकि लास्ट में आप R की जगह क्या पुट करेंगे n, तो n माइनस 1 हो जाएगा. यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग. n इंटू, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये चीज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है. अभी इस चीज में हमने क्या पढ़ा है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू कहां तक जा रहा है NCN, NCN तक. बट यहां पे n की जगह क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है. दिस इज द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टू n. क्योंकि यहां पे n की जगह n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो मैं n की जगह यहां पे n माइनस 1 बोलूंगा. इसका सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर, और 2 की पावर n के बराबर होता है, पर यहां पे n की जगह क्या लिखा हुआ है n माइनस 1. तो इट विल बिकम 2 की पावर n माइनस 1 एंड द फाइनल आंसर विल बी n इंटू 2 की पावर n माइनस 1. इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1. सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n, r इज इक्वल टू 0 से लेके n, r इंटू NCR दैट विल बी इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1. दिस इज अवर फर्स्ट केस ऑफ सिग्मा. नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द सेकंड केस. नाउ वी विल बी गोइंग टू solve case number 2. Okay, our case number 2 will be case number 2. Case number 2 will be sigma r to 0 to n 1 upon r plus 1 into NCR. This is our second case which we are going to solve. Okay, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज नोट करेंगे कि अगर मैं r को 0 पुट करता हूं तो यहां पे 1 आएगा, 1 पुट करूंगा तो यहां पे 2 आएगा, 2 पुट करूंगा तो यहां पे 3 आएगा. तो हमारे लिए हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी हम सिग्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बाइनोमियल थ्योरम में, और अगर हमारे पास r का टर्म आ रहा है जो NCR के साथ आ रहा है, तो कोशिश हमेशा ही कीजिए कि उस r की टर्म को आप हटा दें. अब उस r की टर्म को हटाने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे एंड दैट ऑपरेशन विल बी लाइक दिस, r इज इक्वल टू 0 से लेके n 1 अपॉन r प्लस 1. अब मैं एक काम कर रहा हूं, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और n प्लस 1 से डिवाइड भी कर रहा हूं. n प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और n प्लस 1 से डिवाइड भी किया, तो इट विल बिकम लाइक दिस. अब आप एक बात नोटिस करिए, अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है n प्लस 1 सी आर प्लस 1, अगर मेरे पास लिखा हुआ है n प्लस 1 सी आर प्लस 1, तो क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, और n और r दोनों में से एक एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इट विल बिकम NCR. समझ सकते हैं आप इस बात को. मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NCR के बारे में, तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था NCR इज इक्वल टू n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1. तो n प्लस 1 CR प्लस 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR. मतलब ये जो चीज लिखी हुई है आपके सामने, इसको मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं वापस से वैसे लिख सकता हूं. चलिए लिख के देखते हैं. तो इट विल बिकम सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि यहां पे मैं n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 को एक साथ ले रहा हूं, और n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 वो NCR में क्लब हो जाएंगे, और वो हमें क्या मिलेगा बताइए, n प्लस 1 CR प्लस 1. आप दोबारा भी देख सकते हैं, n प्लस 1 CR प्लस 1 को n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 आप नीचे लेके आ जाइए, क्या मिल जाएगा NCR. यानी मैंने r वाली टर्म जो हमें परेशान कर रही थी थोड़ा सा, उस r वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, हटा दिया. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब यहां पे लिमिट किस पे लग रही है, n पे, r पे लग रही है लिमिट, और ये वाली चीज हमारे लिए क्या होगी, कांस्टेंट. तो ये वाली चीज कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी. इसका मतलब 1 अपॉन n प्लस 1 सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n प्लस 1 CR प्लस 1. ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया. ठीक है, अब सबसे पहले यहां बात करते हैं r की वैल्यू की. क्या हमें यहां पे r की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, नहीं, यहां पे हमें r का वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, वो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं बन रही है. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, लेट्स डू इट. 1 upon n plus 1. If I am putting r is equal to 0, so it will become n plus 1 C1. n plus 1
n plus 1 c1. What will be the second term? r is equal to 1. So 1 plus 1 is what? 2. So n plus 1 c2, n plus 1 c3, and finally it will become n plus 1 c n plus 1. यानी हम इस चीज को देख लिया, हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं. जब भी आपको सिग्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आर की जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है आप उसको हटाएंगे, और आर की एक्स्ट्रा टर्म को हटाने के लिए मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर लगवाई है. प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर को आप याद रखिए. आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर का कितना यूज हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो 1 अपॉन एन प्लस 1. अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखिए. यहां पे n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3 अप टू n प्लस 1 cn प्लस 1 तक जा रहा है. तो यहां पे एक चीज देखिए कि ये क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, एंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, पर r इज इक्वल टू 1 कहां तक जा रहा है, n प्लस 1 तक जा रहा है. एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म कौन सी मिसिंग है, n प्लस 1 c 0. तो n प्लस 1 c 0 मिसिंग है. तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना होता, 2 की पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है. इस वाले केस को देखिए आप, ये वाला केस नहीं, मैंने रब कर दिया वो केस. तो मैंने आपको बताया था कि 10c 1 से स्टार्ट हो रहा था और 10c 10 तक जा रहा था. तो 10c 1 से लेके 10c 10 तक हमने वैल्यू निकाली थी, तो वो आया था 2 की पावर 10 माइनस 1. 2 की पावर 10 माइनस 1. तो यहां पे भी क्या होगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का क्या अलग से 1. तो फाइनल आंसर विल बी 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो सारे रिजल्ट्स में आपको डेराइव करवा रहा हूं. तो r इज इक्वल टू 0 से लेके n, r इंटू एनसीआर, इट विल बी इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, एंड सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n, 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू एनसीआर, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, तो हमने 2 केसेस देखे. लेट्स वॉच द थर्ड केस. एक केस और है हमारे पास जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे. तो आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए. Let's see third case. Let's see the third case. What is the third case? Third case. Third case will be सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n r स्क्वायर इंटू एन सी आर. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इससे फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले केस में r कितनी बार आ रहा था, r केवल एक बार आ रहा था, और r एक बार आ रहा था तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमने एनसीआर को देख लिया था. इट विल बिकम n अपॉन r n माइनस 1 c r माइनस 1. तो यहां r से r कैंसिल हो गया था, पर यहां पे क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n r स्क्वायर इंटू, वही काम मैं दोबारा से करूंगा, एनसीआर को लिखूंगा n अपॉन r n माइनस 1 सी आर माइनस 1. तो इट विल बिकम n अपॉन r इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1. तो आप देखेंगे r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो हमें देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है. रिजल्ट विल बी r इज इक्वल टू 0 टू n, इट विल बिकम n तो कहां आ जाएगा, n हमारा आ जाएगा बाहर, क्योंकि n पे लिमिट नहीं लगी हुई है, r पे लिमिट लगी हुई है, तो n कहां आ जाएगा बाहर. हम लोग n को बाहर निकाल लेते हैं. अंदर कितना बच रहा है, अंदर बच रहा है r इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1. ठीक है, अब एक चीज नोट करिए आप, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 बच रहा है. अगर मैं एक और बार इसको लिखूंगा n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सी आर माइनस 2 बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर, तो r माइनस से r माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा. तो आपको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे. तो मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, वो स्टेप होगा आपका, वो स्टेप होगा n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n. मैं r को, इस r को ध्यान से देखिएगा, इस r को मैं लिख रहा हूं r माइनस 1 प्लस 1. मैंने r में क्या किया, माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, इंटू मैंने क्या लिखा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1. ठीक है, मैंने r में 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया है. तो इट विल बिकम, हम उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हमारा r माइनस 1 वाला पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट होगा वो 1 वाला पार्ट होगा. तो इट विल बिकम सिग्मा
r इज इक्वल टू 0 से लेके n, r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n, 1 वाला पार्ट क्या आएगा, केवल n माइनस 1 c r माइनस 1। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, क्योंकि n क्या था, कांस्टेंट था, तो n तो बाहर आ गया। यहां पे एक पार्ट हो जाएगा आपका r माइनस 1 इंटू दिस, और एक पार्ट हो जाएगा 1 इंटू ये। अब यहां पे मैंने r की वैल्यूज में भी कोई चेंजेस नहीं किए, मैं फाइनली r की वैल्यूज में चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उस चीज को लेकर परेशान मत होइए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इंटू, ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा r इज इक्वल टू 0 से लेके n, r माइनस 1 इंटू इस n माइनस 1 सी आर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सी आर माइनस 2। आप लोग समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा, मैंने वापस एन सी आर वाली प्रॉपर्टी लगा दी, n अपॉन r n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो एक एक और कम हो जाएगा दोनों में से, यहां पे n माइनस 2 आ जाएगा, यहां पे r माइनस 2 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में नीचे आ गए। प्लस अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे r का वैल्यू 0 नहीं ले सकता, मैं r का वैल्यू क्या लूंगा, यहां पे 1। अब मैंने r का वैल्यू 1 लिया, तो सबसे पहले मैं r का वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो इट विल बिकम n माइनस 1 c 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी r इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर r का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 2, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, 3 माइनस 1 विल बी 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, n माइनस 1 c 0 प्लस n माइनस 1 c 1 प्लस n माइनस 1 c 2 प्लस n माइनस 1 c 3। अब तो लास्ट वैल्यू हमारे पास कहां तक जा रही है, n तक, तो n माइनस 1 हो जाएगा। यानी मैं इस केस को डायरेक्टली आपके सामने लिख रहा हूं, तो इट विल बिकम 2 टू दी पावर n माइनस 1। मेरे हिसाब से किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देख लिए, और यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो ऑब्वियसली 2 की पावर n, और n क्या होगा, n माइनस 1, ठीक है। हम फर्दर इस क्वेश्चन को कैरी आउट करते हैं, n इंटू सिग्मा। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहां पे r माइनस 1 से r माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल, और r माइनस 1 से अगर r माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पे n माइनस 1 जो है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और वो n माइनस 1 सिग्मा से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। n माइनस 1 सिग्मा से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैं यहां पे n लगा देता हूं, हमने n नहीं लगाया यहां पे, तो n इंटू n माइनस 1 को हमने बाहर निकाल लिया, n माइनस 1 को बाहर निकालने के बाद हमें मिलेगा सिग्मा, r का वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहा मैं, n कहां से कहां तक, n माइनस 2 सी आर माइनस 2, n माइनस 2 सी आर माइनस 2 प्लस 2 की पावर, अंदर कितना बच रहा है, n माइनस 1। यहां तक पहुंच गए, बड़ी आसानी से हम यहां तक पहुंच गए। अब हम देखते हैं n इंटू, अब एक चीज नोटिस करें आप लोग कि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा। अब r का वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट करता, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाता है, माइनस 2, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर मैं r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करता, तो 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहां पर नेगेटिव नहीं रख सकते। r का वैल्यू फिर मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, 2 से, तो 2 माइनस 2 इट विल बिकम 0। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हमने r का वैल्यू कितना ले लिया, 2, तो इट विल बिकम n माइनस 1। अब मैं r का वैल्यू 2 स्टार्ट करता हूं पुट करना, तो सबसे पहली टर्म मुझे क्या मिलेगी, n माइनस 2 c 0। मैंने सबसे पहले r को 2 पुट किया, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, तो n माइनस 2 c 0 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी n माइनस 2 c 1 प्लस n माइनस 2 c 2, और लास्ट में क्या जाएगा, ये n माइनस 2 c n माइनस 2 जाएगा n माइनस 2 तक, क्योंकि आप r की जगह क्या पुट करेंगे, n, तो n माइनस 2 प्लस लास्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n माइनस 1, वो मैंने यहां पे नोट कर दिया, ठीक है। तो इट विल बिकम n इंटू n माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां तक जा रहा है, n तक, तो इट विल बिकम 2 की पावर n, एंड 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। अब हमारा सवाल बहुत ही आसान रह गया, हमने पूरा केस सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा बस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक चीज देखें, 2 की पावर n माइनस 2 और 2 की पावर n माइनस 1, कौन सी पावर बड़ी है, 2 की पावर n माइनस 1 बड़ी है क्या, 2 की पावर n माइनस 2 बड़ी है, 2 की पावर n माइनस 1 बड़ा है एज कंपेयर टू 2 की पावर n माइनस 2। तो हम एक काम करते हैं, छोटी पावर को कॉमन निकालते हैं, तो छोटी पावर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, तो इट विल बिकम n इंटू 2 की पावर n माइनस 2, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, अगर मैंने 2 की पावर n माइनस 2 को कॉमन निकाला है, तो एक 2 यहां पे बच रहा होगा, तो इट विल बिकम n माइनस 1 प्लस 2, जो एक 2 बच रहा था उसको लिख दिया मैंने, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो यहां पे क्या बचेगा, n प्लस 1, उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर विल बी n इंटू
n+1 into 2 की पावर n-2। आप एक रिजल्ट को भी याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि हम इतना लंबा सॉल्व क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते, हमें इन केसेस को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। एंड इट इज n into n+1 2 की पावर n-2। तो यहां पे मैंने सिग्मा के आपको 3 केसेस बताए, तो उन तीनों केसेस को आप याद रखिएगा। पहला केस होगा r = 0 से लेके n, r into NCR दैट इज इक्वल टू n into 2 की पावर n-1। एंड योर सेकंड केस is 1 upon r+1 into NCR that will be equal to 2 की पावर n+1 minus 1 upon n+1। and third case is n into n+1 2 की पावर n-2। so it's a request from all of you that please remember all the 3 cases because these are very important cases to solve the question. We can't solve this type of lengthy questions for proving. Okay, note it down. हम लोग इस क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इन केसेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन केसेस पे। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 प्लस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4 into C4 अप टू कहां तक जाएगा? n into Cn तक। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक बात देखिए यहां पे ये C1 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? NC1। इसका मतलब क्या है? NC1। और ये क्या लिखा हुआ है? 2 into NC2। मैं इसको सिंपलाइज करके लिख देता हूं, इट विल बिकम NC1 देन इट विल बिकम 2 into NC2 प्लस 3 into NC3 प्लस 4 into NC4 देन इट विल बिकम n into NCN। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये NC1 लिखा हुआ है, ये 2 into NC2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, आपको इसका वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा है तो यहाँ भी कितना आ रहा है? n आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा, इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। ऐसी क्या लिखते हैं? जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म लिखेंगे तो सिग्मा r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। r is starting from 1 to n. It will become r into NCR। आप सबसे पहले r का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। तो 1 into NC1, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फिर r का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 into NC2 सेकेंड, 3 into NC3, 4 into NC4। ठीक है, तो आपने इसका जनरल टर्म लिख लिया। और इस जनरल टर्म को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि r is equal to 1 से लेके n, r into n upon r into n-1 CR-1। यहां तक पहुंचे आप, आपने प्रॉपर्टी लगा दी यहां पे NCR की, दैट इज n upon r n-1 CR-1। तो एक चीज नोटिस करें, यहां पे r से r क्या हो गया? कैंसिल। r से r कैंसिल हो गया, तो आपका n जो है वो सिग्मा से कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एंड इट विल बिकम r is equal to 1 से लेके n n-1 CR-1। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 - 1 क्या होगा? 0। और कहां तक जाएगा? n तक। तो n-1, तो ये कितना हो जाएगा? n into 2 की पावर n-1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो इट विल बिकम 2 की पावर क्या? n। इस बात को आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान सी चीज है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से। नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज NC0 प्लस 3 into NC1 प्लस 5 into NC2 अप टू 2n+1 into NCN। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पे मैं लिख देता हूं 1, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। 1 into NC0 प्लस 3 into NC1 प्लस 5 into NC2 अप टू 2n+1 NC1। इसको आप सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो जनरल टर्म विल बी सिग्मा, r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से।
तो r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n। आप कैसे पता लगाएंगे r 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे c0 आ रहा है और c0 आ रहा है, इसका मतलब आपको r क्या पुट करना पड़ेगा, 0। फिर मैं इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं, तो देखिए आप जनरल टर्म लिखने के लिए यहां पे c0 आ रहा है, यहां पे c1 आ रहा है, यहां पे c2 आ रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहां पे क्या आ रहा है, cn आ रहा है, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी। पर यहां पे सबसे पहली चीज क्या आ रही है, 1। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 1। फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, देन इट इज 5 3 देन 5। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2r + 1 × NCR। आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैं r को 0 पुट करूंगा तो ये मिलेगा 1 × NC0। r को जब मैं 1 पुट करूंगा तो 2 1 2, 2 + 1 कितना होगा, 3 3 × NC1। दिस इज अवर सेकंड टर्म। फिर मैं r को क्या पुट करूंगा, 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 4 + 1 कितना होगा, 5 5 × NC2। समझ गए आप बात को, तो मैंने इसकी जनरल टर्म लिख दी। अब इस जनरल टर्म को लिखने के बाद आपको सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा और सिग्मा अप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दो चीजों का सम दिया हुआ है, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इट विल बिकम सिग्मा r = 0 से लेके n, इट विल बिकम 2r × NCR प्लस सिग्मा r = 0 से लेके n × NCR। मैंने क्या किया, मैंने 2r + 1 जो मेरे पास लिखा हुआ था, 2r को मैंने सेपरेट कर दिया और 1 को मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप लोग ये चीज जानते हैं कि r = 0 से लेके n, यहां पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 कहां आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, r × NCR। ये वही केस है, आप याद कीजिए, जो मैंने आपको फर्स्ट केस लिखवाया है सिग्मा का, ठीक है। प्लस यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं r को सबसे पहले 0 पुट करता हूं तो इट विल बिकम NC0, 1 पुट करूंगा तो NC1 + NC2 + NC3, अप टू कहां तक जाएगा, NCn तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम r = 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 की पावर n के बराबर होगी, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 × 2। इसको याद कीजिए, ये आपका पहला केस है सिग्मा का, इसकी वैल्यू आती थी n × 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर n। तो इट विल बिकम 2 की पावर n - 1 है, और यहां पे 2 की पावर क्या है, 1। दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड। तो n - 1 + 1 कितना हो जाएगा, n। तो इट विल बिकम 2 की पावर n × n + 1, क्योंकि यहां पे भी 2 की पावर n मिलेगा और यहां पे भी 2 की पावर n है। दोनों में से 2 की पावर n क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, n + 1। नोट कीजिए। Let's see our next topic, which is our next topic. Our next topic is upper index is variable. अपर इंडेक्स इज वेरिएबल का मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाता हूं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, NCn + n + 1 Cn + n + 2 Cn अप टू ये हमारे पास जा रहा है n + k Cn तक, n + k Cn तक। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आएगी n + k + 1 C n + 1 के बराबर। तो अब एक चीज नोट करें, यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, मेरे टॉपिक का नाम है अपर इंडेक्स इज वेरिएबल। अब अपर इंडेक्स इज वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आपका वेरिएबल इंडेक्स जो है, ऊपर वाला इंडेक्स, वो वेरिएबल है। सबसे पहले वो क्या आ रहा है, n आ रहा है, देन क्या आ रहा है, n + 1 आ रहा है, देन क्या आ रहा है, n + 2 आ रहा है, और फाइनली वो कहां तक जा रहा है, n + k Cn तक। आपका जो नीचे वाला इंडेक्स है वो क्या है, वेरिएबल नहीं है, पर आपका कौन सा इंडेक्स वेरिएबल है, ऊपर वाला इंडेक्स वेरिएबल है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब तरीका नहीं है तो हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या होगी, मैं आपको दिखाता हूं। वो ट्रिक क्या होगी,
मैं एनसीएन की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, एनसीएन। अच्छा एक बात बताइए, एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि एनसीएन किसके बराबर होता है? एनसी 0 के बराबर होता है, और एनसी 0 और एनसीएन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। ये बार बार मैं आपको चीज रिवाइज करवा रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। एनसी 0 और एनसीएन इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। यानी एनसीएन की वैल्यू जब यहां पे अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स दोनों आपस में सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। यानी एनसीएन, ऊपर वाला भी एन है नीचे वाला भी एन है, इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी? 1। अच्छा मैं एनसीएन की जगह एक चेंज कर रहा हूं, इस एनसीएन को हटा के मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? n+1 cn+1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी प्रॉब्लम? क्योंकि यहां पे n+1 cn+1 लिखा हुआ है, और आप लोग जानते हैं कि n+1 cn+1 इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। n+1 cn+1 की वैल्यू भी किसके बराबर आती है? 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स बराबर होंगे तो आपस में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अब हम सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज किसके साथ ऐड होगी? इस वाली चीज के साथ ऐड होगी। अगर ये वाली चीज इस वाली चीज के साथ ऐड होती है तो आप देखिए NCR, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ NCR में, मैं साइड में लिख देता हूं छोटा सा। NCR प्लस NCR-1 वो किसके बराबर होता है? n+1 CR। रिमाइंड कीजिए इस फॉर्मूले को, NCR प्लस NCR-1 वो किसके बराबर होता है? n+1 CR के, ठीक है। रिमाइंड करिए इस फॉर्मूले को। तो यहां पे आप देखिए मैं इसको लिख रहा हूं NCR प्लस NCR-1। R-1 मतलब यहां पे R कितना था? n+1। तो R-1 कितना होगा? n+1 वो कितना होगा? n। यानी इन दोनों को ऐड कर देता हूं, और इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा? n+1। n+1 मतलब यहां पे पहले से n+1 था, तो हमें क्या मिल जाएगा? n+2। n+2 CR, R मतलब कितना होगा? n+1। तो हमने इन दोनों के सम को ऐड करा और हमें मिला n+2 C n+1। अभी n+2 C n+1 किसके साथ ऐड होगा? n+2 CN के बराबर। अब n+2 CN से ऐड होगा तो अब एक चीज नोट कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? इसका वैल्यू हमें मिलेगा NCR-1। तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास n+3 CN+1। n+3 CN+1। अब एक चीज नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए आप लोग। वो चीज क्या है कि जब मैं n+2 वाले को n+2 वाले से ऐड कर रहा था, n+1 आ रहा था और n आ रहा था, तो लोअर इंडेक्स तो n+1 आ रहा है हमेशा। यहां पे भी देखिए n+1 वाले को n से ऐड करूंगा तो लोअर इंडेक्स n+1, n+1 वाले को n से करूंगा तो वापस लोअर इंडेक्स कितना? n+1। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि लोअर इंडेक्स हमेशा क्या आएगा? n+1। मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे कि अगला स्टेटमेंट में भी मुझे लोअर इंडेक्स क्या मिलेगा? n+1। अब यहां पे n+2 आ रहा था तो मुझे क्या मिला? n+3। n+3 को n+3 वाले से ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? n+4। n+4 को n+4 वाले से ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? n+5। सिमिलरली ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो इसके साथ अगर मैं ऐड करूंगा n+k CN के साथ, तो आप देखेंगे एक बढ़ के मुझे मिलेगा और एक बढ़ के मुझे क्या मिलेगा? n+k+1। यानी यहां पे क्या था? n+k था, तो n+k में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम n+k+1 C। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोअर इंडेक्स आपका नहीं बदलेगा, लोअर इंडेक्स क्या होगा? n+1 ही रहेगा हमेशा, तो इट विल बिकम n+1। तो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि जब भी अपर इंडेक्स वेरिएबल होगा तो आप फर्स्ट टर्म को चेंज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बिकम n+k+1 C n+1। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नोट कीजिए, मैं एक एग्जांपल और करवाता हूं, नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है। एग्जांपल इज 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2 अप टू ये कहां तक जा रहा है? ये हमारा जा रहा है NC2 तक। तो 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 अप टू NC2, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो देखिए आप एक चीज कि यहां पे हर बार इंडेक्स क्या है? बदल रहा है, और हर बार इंडेक्स बदल रहा है तो मैंने तरीका क्या बताया है? आप फर्स्ट टर्म को चेंज कर दो। फर्स्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। तो आप फर्स्ट टर्म ऐसी लिखो जिसकी वैल्यू दोबारा से कितनी होगी? 1, जिससे आपका इक्वेशन क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। तो मैं 2C2 की जगह क्या लिख सकता हूं? 2C2 की जगह मैं लिख सकता हूं 3C3। समझ गए होंगे आप बात को, क्योंकि 3C3 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो 2C2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 3C3। तो 3C3 प्लस 3C2 कितना होगा बताइए? NCR प्लस NCR-1, इट विल बिकम NCR n+1 CR n+1 CR।
यानी 3 की जगह कितना आएगा 4, और लोअर बेस क्या रहेगा सेम। फिर 4c3 को 4c2 के साथ ऐड करूंगा, बताइए कितना आएगा 5c3, 5c3 को 5c2 के साथ ऐड करूंगा तो कितना आएगा 6c3। यानी आप एक चीज देखिए, लोअर इंडेक्स हमेशा सेम चल रहा है, लोअर इंडेक्स हमेशा कितना चल रहा है 3 3 3 3। सिमिलरली अगर मैं इससे पहले वाली टर्म से इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा देखिएगा, 5c3 को आप 5c2 के साथ ऐड कर रहे हो तो 5 में 1 ऐड हो गया, इट विल बिकम 6। सिमिलरली n में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम n+1। ठीक है, n+1 c, और हमेशा बेस कितना चल रहा है 3, तो बेस हमेशा क्या चलता रहेगा 3 चलता रहेगा, तो n+1 c3 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट इट डाउन, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। अपर इंडेक्सेस वेरिएबल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, पर फिर भी कभी किसी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़े अपर इंडेक्सेस वेरिएबल का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म को चेंज कर दीजिएगा और आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल सिग्मा। कुछ बच्चे इस चीज से थोड़ा सा घबराते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल सिग्मा से। ये बहुत आसान टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल सिग्मा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहले अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले को सिग्मा को सॉल्व करते हैं। 2 सिग्मा एक साथ लगे हुए होते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करेंगे, देन बाहर वाले सिग्मा को सॉल्व करते हैं। तो हम इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं डायरेक्टली, हम इस चीज को डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है m इज इक्वल टू 0 से लेके n, m इज इक्वल टू 0 से लेके n, देन p इज इक्वल टू 0 से लेके m, और ये दिया हुआ है हमें NCM इंटू MCP। हमें क्या करना है, डबल सिग्मा को सॉल्व करना है, और डबल सिग्मा में हमें दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू 0 से लेके n, p इज इक्वल टू 0 से लेके m, NCM MCP। अब अंदर वाले सिग्मा को आप ध्यान से देखिए, अंदर वाले सिग्मा को आप देखेंगे तो क्या चीज वेरिएबल है, p आपका वेरिएबल है, p बार बार चेंज होगा, तो p आपका वेरिएबल है, इसका मतलब जहां जहां p आ रहा है उसको आपको सिग्मा के अंदर रखना पड़ेगा, बाकी चीजों को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से लेके n। एक चीज ध्यान से देखिए, एनसीएम में कहीं पे भी p नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज को क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो इट विल बिकम एनसीएम। आपने इसको बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा आप देखिए, p इज इक्वल टू 0 से लेके m, MCP। ठीक है, आपने सिग्मा को ब्रेक कर दिया, और बड़ी आसानी से आपने देखा कि मैंने अंदर वाले सिग्मा को ब्रेक कर दिया, जो चीज कांस्टेंट थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया। आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप विल बी m इज इक्वल टू 0 से लेके n, NCM। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर आप सबसे पहले p का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले MC0, देन p का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो MC1, देन MC2, देन MC3, देन MC4, लास्ट में क्या हो जाएगा m। तो इट विल बिकम MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 अप टू ये कहां तक जाएगा, MCM तक। ठीक है, जाएगा MCM तक, तो इट विल बिकम सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से लेके n, NCM इनटू, इसकी वैल्यू आप देखिए, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ये क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहां से r का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहां तक जा रहा है, m तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब ये क्या होगा, 2 की पावर m के बराबर। आगे बात समझ में, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे वेरिएबल क्या है, m आपका वेरिएबल है, इसका मतलब 2 की पावर m को आप बाहर नहीं ले जा सकते, 2 की पावर m को आप बाहर नहीं ले जा सकते, मतलब इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां पे आपको 2 को भी वेरिएट कराना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी योर रिजल्ट, हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे m का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। m का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले m को 0 पुट करूंगा, तो ये 2 की पावर 0 कितना होगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये NC0 हो जाएगा, तो इट विल बिकम NC0 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी NC1। m की जगह क्या पुट करेंगे आप, 1, और 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1, नेक्स्ट विल बी NC2, 2 की पावर 2, नेक्स्ट विल बी NC3, 2 की पावर 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, NCN, 2 की पावर n। हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें इसका वैल्यू
कैलकुलेट करना है। हम पूरा डबल सिग्मा सॉल्व कर चुके हैं, अब पूरा डबल सिग्मा सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास केवल ये रिजल्ट आ रहा है। अब एक चीज नोटिस करिए, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ याद आएगा, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा आप सोचिए, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, ऐसे लास्ट में क्या आएगा NCnx की पावर n। ये किसका एक्सपेंशन होता था, ये एक्सपेंशन होता था 1 प्लस x की पावर n का, होता था नहीं होता था। बस यहां पे इतना सा डिफरेंस है कि x की जगह पे क्या आ गया 2, वो क्या होता था 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, अब तो लास्ट में जाके क्या बनेगा NCnx की पावर n। पर यहां पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यहां पे मैंने x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो x की जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 2, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस 2 टू दी पावर होल पावर n एंड इट विल बिकम 3 टू दी पावर n। यानी हमने डबल सिग्मा को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी आप डबल सिग्मा को सॉल्व करेंगे तो डबल सिग्मा को सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करेंगे, और अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज वेरिएबल नहीं है अंदर वाले सिग्मा से उसको बाहर निकाल लें, और जब अंदर वाला सिग्मा सॉल्व हो जाएगा देन अप्लाई आउटसाइड सिग्मा। एंड आउटसाइड सिग्मा के लिए आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, तो किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट इट डाउन। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, डबल सिग्मा का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। डबल सिग्मा का एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। योर क्वेश्चन इज डबल सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से लेके n, j इज इक्वल टू 0 से लेके n, i प्लस j इंटू NCj। तो आपका सवाल है i इज इक्वल टू 0 से लेके n, j इज इक्वल टू 0 से लेके n, i प्लस j इंटू NCj। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0 से लेके n, अंदर वाले सिग्मा को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो एक काम करिए, पहले दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, j इज इक्वल टू 0 से लेके n, इट विल बिकम i इंटू NCj प्लस नेक्स्ट विल बी i इज इक्वल टू 0 से लेके n, j इज इक्वल टू 0 से लेके n, j इंटू NCj। आपने क्या किया, i वाले पूरे पार्ट को अलग से लिख दिया और j वाले पूरे पार्ट को आपने अलग से लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 से लेके n। सबसे पहले आपकी लिमिट किस पे लगी हुई है, j पे। आपकी लिमिट j पे लगी हुई है, इसका मतलब j क्या है, वेरिएबल है। बाकी चीजों को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा i इंटू NCi, आपने बाहर निकाल लिया। अंदर मिलेगा j इज इक्वल टू 0 से लेके n, NCj। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 से लेके n। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे j अगर अंदर सिग्मा पे लगा हुआ है तो j यहां पे वेरिएबल है, तो j वाली टर्म्स अंदर आ जाएगी और i वाली बाहर आ जाएगी, तो इट विल बिकम NCi सिग्मा j इज इक्वल टू 0 से लेके n, और आपको क्या मिलेगा अंदर, j इंटू NCj। समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू 0 से लेके n, i इंटू NCi। इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर मैं j को 0 पुट करूंगा तो NC0, फिर 1, फिर 2, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn। तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के बराबर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से लेके n, NCi। इस चीज को ध्यान से देखिए, j का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो आपकी फर्स्ट टर्म जो बनेगी ना,
फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 0, नेक्स्ट टर्म कितनी मिलेगी, आप 1 पुट कर रहे हैं तो 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, इस तरह से मिलती जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा n इंटू, फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, n इंटू 2 की पावर n-1। आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं, अब j इंटू NCJ लिखा हुआ है तो NCJ को क्या लिख सकते हैं, n अपॉन j, j से j क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, n-1 CJ-1, j को 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर n-1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से 2 की पावर n क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा देखिए, i इज इक्वल टू 0 से लेके n, i इंटू NCJ, यहां पे भी सेम काम वही होगा, क्या होगा, n इंटू 2 की पावर n-1, याद आया, याद आया, r इंटू NCR, r इंटू NCR, और r का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, n तक जा रहा है तो कितना होगा, n इंटू 2 की पावर n-1, और यहां पे भी आप देखिए n इंटू 2 की पावर n-1 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, n इंटू 2 की पावर n-1 बाहर आ जाएगा, i 0 पुट करेंगे, देन 1 पुट करेंगे, देन 2 पुट करेंगे, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कहां तक जाएगा, NCN तक जाएगा, तो इट विल बिकम 2 की पावर n। बात समझ में आती है। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों क्या लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है, तो दोनों सेम लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, इट विल बिकम 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1 इंटू n। अब यहां पे सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखिएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, इसका मतलब यहां पे 2 की पावर कितनी थी 1, तो 1 प्लस n-1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और n प्लस n कितना हो जाएगा 2n, और यहां पे क्या है n, तो इट विल बिकम n इंटू 2 की पावर 2n। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर कि हमने डबल सिग्मा को सॉल्व किया। हमने 2 क्वेश्चन देखे डबल सिग्मा पे, एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था, तो हमारा डबल सिग्मा यहां से सॉल्व होके फाइनली हमें आंसर मिलता है n इंटू 2 की पावर 2n। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप डबल सिग्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डबल सिग्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अंदर वाले सिग्मा को पहले सॉल्व किया जाता है, देन वहां पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी बचती है तो उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, एंड द आउटर सिग्मा इज अप्लाइड and all the properties of outer sigma is applied। तो this is your answer। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए।